वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एमएम अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज देखने को मिलेंगे, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एशियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एथिक्स, करंट अफेयर्स एंड सो ऑन। सबसे खास बात इस ऐप की ये है कि यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आप इसका मटेरियल पीडीएफ फाइल में जब मन चाहे अपलोड कर सकते हैं, और इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट रहेगा। आज हम इंडिया ईयर बुक का चैप्टर 13 फाइनेंस का थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि हमारा फाइनल पार्ट होगा, और इसको इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे। मेजर सिटीजन फ्रेंडली इनिशिएटिव्स देखेंगे हम। लास्ट लेसन में हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पढ़ा था और उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आयकर सेवा केंद्र, तो बेसिकली ये सिंगल विंडो सिस्टम है एंड इसके थ्रू जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका सिटीजन चार्टर जो है उसको इसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिटीजन चार्टर जो भी कुछ बोलता है उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं इसके थ्रू किया जा रहा है। बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो भी सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज है, उसको डिलीवरी करी जाती है इस एक पर्टिकुलर विंडो से। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं उसको ये एक सिंगल विंडो से डिलीवर करा जाता है टू पब्लिक। आयकर सेतु, इसके थ्रू जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है लोगों को कि लोग इसके थ्रू ऑनलाइन टैक्सेस पे कर सकते हैं, अपने टैक्सेस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ई निवारण जो हमने पढ़ा था हमारे लास्ट क्लास में, ई निवारण में अगर कोई भी आपने ग्रीवेंसेस रखी थी तो उस ग्रीवेंसेस को अगर आपको बाद में हटाना है तो आप इसके थ्रू हटा सकते हैं। टीडीएस एसएमएस अलर्ट स्कीम, तो जो सेंट्रल बोर्ड है डायरेक्ट टैक्सेस का, उसने ये शुरू करा है इस स्कीम को। यानी कि इसके थ्रू क्या ट्राई करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि जो भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं उन टैक्स पेयर से रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सके। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या डिडक्टर्स हैं उन डिडक्टर्स हैं वो टैक्स पेयर से ऑन अ रियल टाइम बेसिस कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू एसएमएस। क्या कम्युनिकेशन करते हैं? यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर टीडीएस डिडक्शन से रिलेटेड हो या टीडीएस डिपॉजिशन से रिलेटेड हो, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो उसका सबसे ईजी तरीका क्या रहेगा? एसएमएस। तो इसके थ्रू रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पब्लिसिटी कैंपेन, जो हमारा टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इन्होंने काफ़ी सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया है अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। अलग अलग कैंपेन्स किए हैं, जैसे पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, फाइलिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। ये सब किस तरह से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे पब्लिसिटी कैंपेन्स का यूज़ किया, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो सोशल मीडिया। यानी कि डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया का यूज़ करके पब्लिसिटी कैंपेन्स शुरू किया। एंड इसकी शुरुआत जो हुई है, बेसिकली सोशल मीडिया का जो यूज़ होना शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत अभी रिसेंटली 2015 में हुई है एज़ पर द अप्रूव्ड सोशल मीडिया पॉलिसी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, अब सीबीईसी के बारे में पढ़ेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव सीबीईसी का ये है कि हमारे इंडिया में जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू होता है उसका कलेक्शन हमारा कस्टम और एक्साइज बोर्ड देखता है। साथ ही साथ में जो टैक्स पेयर सर्विसेज है उसको और इम्प्रूव करना है। हमारा जो भी ट्रेड होता है वो फेयर होना चाहिए, उसको और इम्प्रूव करने के लिए, बॉर्डर कंट्रोल एनफोर्समेंट करने के लिए, और एट द सेम टाइम हमारे जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको और डेवलप करना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को प्रमोट करना है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो सीबीईसी में 6 मेंबर्स होते हैं और उसका हेड जो होता है वो चेयरमैन होता है। देन मूविंग ऑन टू स्विफ्ट, 2016 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने सिंगल विंडो इंटरफेस की शुरुआत करी जिसको हमने बोला स्विफ्ट। तो बेसिकली इस स्विफ्ट के थ्रू जो डिपार्टमेंट है इट ट्राइड टू फैसिलिटेट ट्रेड, यानी कि ट्रेड को और बूस्ट करने के लिए और इजी करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई। यहाँ पे इसके थ्रू स्विफ्ट के थ्रू जितने भी इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं उसको क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो जितने भी देखिए अगर इम्पोर्टेड गुड्स का क्लियरेंस ईजिली और फास्ट होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेड सिस्टम है वो भी और ज़्यादा फैसिलिटेट और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा।
एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। तो सीबीईसी हमारी गवर्नमेंट का ऐसा फर्स्ट डिपार्टमेंट है जिसने एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस की शुरुआत करी है। यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, ये एक काइंड ऑफ सेंट्रल रिपोजिटरी है। यहाँ पे जितना भी डेटा होता है रिलेटेड टू कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, ये सारे से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो रियल टाइम में यहाँ पे फीड किया जाता है। देन मूविंग ऑन टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, 2004 में गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत करी। इसका मेन एम ये है कि हमारे रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे जितना भी हमारा डेटा होता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी कि फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी हमारा डेटा है वो हमें कलेक्ट करके और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एट द रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल और नेशनल लेवल शेयर करना है। क्यों करना है? ताकि हमारे जो भी गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं लाइक मनी लॉन्ड्रिंग या इससे रिलेटेड कोई अदर क्राइम्स हो रहे हैं या टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं उसको हम रोक सकें। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है ऐसी पॉलिसीज़ का जो कि पॉलिसीज़ है रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड साथ ही साथ में जो बैंक्स होते हैं उनके चेयरमैन अपॉइंट करना, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट करना एंड इससे रिलेटेड यानी कि हमारे बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, ये जो भी इंटरनेशनल बैंकिंग रिलेशंस हैं, ये सब कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एट द सेम टाइम हमारे जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं या फिर हमारे फाइनेंसेस और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज MSME जो है उनका भी जो फाइनेंसिंग होती है वो भी, और फाइनेंशियल पेंशन रिफॉर्म्स भी है, ये सारा जो चीज़ है इसका भी ओवरऑल जो अपेक्स बॉडी मानी जाती है ना, हाईएस्ट, इसको जो सुपरवाइज करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करता है। यानी कि पेंशन जो है, पेंशन सिस्टम भी फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने काफ़ी सारी स्कीम्स की शुरुआत करी है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना उसमें से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर हम बात करें पेंशन फंड, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बॉडी भी इस डिपार्टमेंट के अंदर ही वर्क करती है, क्योंकि अभी हमने बात किया कि जो पेंशन रिफॉर्म्स है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कवर होते हैं। तो जब पेंशन इज़ द सब्जेक्ट अंडर फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट, तो ऑब्वियसली जो PFRDA है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ इसी का ही हिस्सा होगी। बैंकिंग, तो बैंकिंग इंडस्ट्री कोई भी नेशन के इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक के स्पॉन्सर्ड जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में जो बैंकिंग का नेटवर्क है उसमें 78% जो बैंक्स है वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर स्पॉन्सर्ड रीजनल रूरल बैंक्स हैं। और सबसे ज़्यादा अगर इनका आप इंपॉर्टेंस देखेंगे तो आपको रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलेगा, जहाँ पे इनका शेयर काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि ऐसे एरियाज़ में इन बैंक्स में जो सेविंग्स है वो 88% है, और वहीं क्रेडिट जो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो बैंक्स का क्रेडिट देने का जो कवरेज है वो 81% है इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़। अगर हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, तो RRB और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो 74% जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को करते हैं। 65% अपनी जो वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं यानी कि लोन प्रोवाइड करते हैं वो MSME को करते हैं, और इसमें से इनका जो भी टोटल फंडिंग है उसमें 95% इनका जो पैसा जाता है एज अ लोन वो एजुकेशन लोन्स के लिए जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी को पता है इंडिया का सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। इसने अपना ऑपरेशन जो कमेंस किया था यानी कि शुरू किया था वो किया था 1 अप्रैल 1935 अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इंडिपेंडेंस के बाद RBI को नेशनलाइज कर दिया गया था 1 जनवरी 1949। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। RBI काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन। सेंट्रल बैंक क्या क्या एग्जीक्यूट करता है, इससे क्या क्या फंक्शंस हैं? इट एग्जीक्यूट्स मॉनेटरी पॉलिसी,
इट एग्जीक्यूट्स मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी इशू का भी ये देखता है. देन इट ऑल्सो मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज, और इट ऑल्सो वर्क्स एज अ बैंक फॉर गवर्नमेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो बैंकर ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सारों का जो सुपरविजन होता है वो सेंट्रल बैंक देखता है. एंड एट द सेम टाइम जो भी लोन देना होता है कभी कभी, ठीक है, जब कमर्शियल बैंक्स को कोई लोन चाहिए होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो किसके पास आता है, आरबीआई के पास आता है. इस वजह से उसको बोला जाता है बैंकर ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आरबीआई का क्या है कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको कंसोलिडेट करना, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको कंसोलिडेट करना है और स्ट्रेंथन करना है. और साथ ही साथ ये हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं उनको ये सुपरवाइज करता है, ठीक है, अपने सुपरविजन को और कंसोलिडेट करता है. साथ ही साथ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है इंडिया का उसको भी ये ओवर सी करता है, यानी कि उसको भी सुपरवाइज करता है. रीजनल रूरल बैंक्स. रीजनल रूरल बैंक्स की शुरुआत हुई थी अंडर एक्ट रीजनल रूरल बैंक्स 1976, एंड इसके थ्रू बेसिकली ये एजेंडा गवर्नमेंट का रहा कि हमारे जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा उनको ईजिली क्रेडिट फ्लो नहीं हो पाता है, तो उनको क्रेडिट फ्लो करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी. आरआरबीज जो होते हैं जॉइंटली ओन्ड बैंक्स होते हैं, इसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है और कुछ स्पॉन्सर बैंक का होता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है और स्पॉन्सर बैंक का 35% होता है. एग्रीकल्चर क्रेडिट. एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और उनको फार्मर्स को हैसल फ्री यानी कि इफेक्टिवली उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एनुअल टारगेट सेट किए हैं कि कितना शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को हर एक साल कितना पर्टिकुलर अमाउंट एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए देना पड़ेगा, कंपल्शन है. तो कुछ एनुअल टारगेट्स गवर्नमेंट सेट करती है सो दैट जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्रेडिट उनको जो लोन चाहिए होता है उसमें कहीं पीछे ना रह जाए, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाएगा. इस वजह से दीज बैंक्स आर फोर्स्ड, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारा टारगेट्स होता है एनुअल टारगेट्स फिक्स कर देता है, इसीलिए समवेयर दीज बैंक्स आर फोर्स्ड टू प्रोवाइड हैसल फ्री एग्रीकल्चर क्रेडिट, और इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर क्रेडिट को एक बूस्ट देखने को मिला है. किसान क्रेडिट कार्ड. इसकी शुरुआत हुई थी 1998 से 1999 के बीच में. बेसिकली ये एक इनोवेटिव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है. इसका मेन एम ये है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको उनकी कल्टीवेशन नीड्स के लिए टाइम टू टाइम एडिक्वेट वे में क्रेडिट सपोर्ट मिलता रहे फ्रॉम बैंक्स. तो इसकी ये जो स्कीम है ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, सारे ही कोऑपरेटिव बैंक्स, जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स है वो सब, एंड साथ ही साथ में पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स थ्रू आउट द कंट्री. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर डिलीवरिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट. तो एग्रीकल्चर क्रेडिट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव टूल्स. अगर हम देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड के रिस्पेक्ट में कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मॉनिटर नाबार्ड करता है और कमर्शियल बैंक्स को किसान क्रेडिट कार्ड के रेस्पेक्ट में आरबीआई जो है वो मॉनिटर करता है. आई होप ये आपको क्लियर होगा. अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ने करी थी 1995-1996 में और इस फंड को नाबार्ड के अंदर ऑपरेशनलाइज किया गया. तो बेसिकली जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनका डिपॉजिट का जितना भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना उनको पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एग्रीकल्चर लैंडिंग या वीकर सेक्शंस के लिए देना है, तो अगर वो टारगेट कमर्शियल बैंक्स नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो जितना भी पैसा, फॉर एग्जांपल बोला गया कि 100 करोड़ उनको देने थे फॉर दीज सेक्शंस, अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स अपना ये टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाता है, सपोज इट इज़ ओनली सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग 50 करोड़, तो इसका जो रिमेनिंग 50 करोड़ होगा वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में चला जाएगा एंड इसके थ्रू नाबार्ड जो है वो आगे इस फंड को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करेगा. इंश्योरेंस.
इंश्योरेंस जो है वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एंड इस वजह से वो इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉर्टेलिटी प्रॉपर्टी कैजुअलिटी रिस्क प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी नेट फॉर इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज, हमें देखिए बस केवल ऐसा नहीं है कि मोर्टेलिटी प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों से ही आपको इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुका है। अब हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको भी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अब इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया में पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, देन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी ही पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1950s में थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956। इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स आया 1999 में, जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी ओपन कर दिया, यानी कि अब बोला गया कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी इस सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब क्या हुआ कि जब आप अभी तक तो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी, लेकिन अब आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो प्राइवेट कंपनीज़ का भी, तो कहीं ना कहीं आपको एक अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी जो इस सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को ओवरसी करेगी। तो इस वजह से इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत एक रेगुलेटरी बोर्ड की शुरुआत हुई जिसको हमने बोला इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इसका जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, जो कि आपको नहीं याद रखना है, केवल आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि फॉर्म हुई थी अंडर दिस एक्ट स्पेशली आफ्टर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन वॉज ओपन इन इंश्योरेंस सेक्टर। कोर फंक्शन अगर हम देखेंगे इस अथॉरिटी का तो क्या है, जितने भी इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज इंश्योरेंस होते हैं उनको लाइसेंस देता है एंड जो फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर है उसको ये रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस का क्या रेट होगा, उसका क्या प्रीमियम रेट है, उसको भी ये रेगुलेट करता है। एट द सेम टाइम जो भी पॉलिसी होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को भी ये प्रोटेक्ट करता है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, बेसिकली ये जो स्कीम है ये जो एल्डरली पीपल हैं जो कि 60 साल से अबव है उनके लिए बनाई गई है। इसमें यह है कि जो भी अगर किसी भी वजह से कोई भी अनसर्टेन मार्केट कंडीशन की वजह से अगर एल्डर्स जो है यानी कि अबव 60 ईयर्स जो लोग हैं उनको अगर प्रॉपर इंटरेस्ट इनकम नहीं प्रोवाइड हो पा रही है बिकॉज ऑफ सर्टेन मार्केट कंडीशन, यानी कि अभी फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई सेविंग्स करी थी, उस सेविंग में उनको कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला था बट बिकॉज ऑफ नाउ सम एक्टिविटी बिकॉज ऑफ मार्केट क्रैश और कुछ ऐसा कुछ सिस्टम हो गया जिसकी वजह से अब उनको उतना इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे अनफोर्सिन सिचुएशन ना हो इस वजह से स्कीम की शुरुआत हुई थी एंड इसके थ्रू कुछ पर्टिकुलर अमाउंट श्योर होता है, अश्योर्ड होता है कि उनको आफ्टर 60 ईयर्स प्रोवाइड किया जाएगा और इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, LIC ऑफ इंडिया। देन वी हैव आम आदमी बीमा योजना, बेसिकली हमारे सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने इसको शुरुआत की थी। ये सब्सिडाइज्ड इंश्योरेंस स्कीम है एंड ये भी कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है इसके अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन या मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन सिटीजन्स हैं वो कवर्ड किए जा रहे हैं, जो कि 48 आइडेंटिफाइड यानी कि 48 डिफरेंट ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों को ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज्ड रेट में इंश्योरेंस स्कीम देती है, यानी कि कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल सपोज 100 रुपये इन वर्कर्स को मिलाने होंगे और 200 रुपये गवर्नमेंट मिलाएगी, तो सब्सिडाइज्ड रेट में गवर्नमेंट ये इंश्योरेंस स्कीम्स वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड कर रही है। एंड प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना भी जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस स्कीम दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू एल्डरली पीपल। अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। बेसिकली जो हमारे वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको इसके अंदर कवर किया गया और ऐसे वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो दूसरी किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का पार्ट नहीं है। इसका जो मेन फोकस है वो है हर एक सिटीज़न पे, हर एक सिटीज़न जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है एंड जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम को ज्वाइन किया है। नेशनल पेंशन सिस्टम जो स्कीम है इसको कौन देखता है, इसको पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी देखती है।
तो कोई भी सिटीजन जो कि 18 से 40 साल की उम्र के बीच में है और जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है वो या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ दे आर इन सम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और कोई और अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम का वो हिस्सा नहीं है तो वो इस अटल पेंशन योजना को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें देखने को कुछ चेंजेस मिले थे अटल पेंशन योजना में। तो इसके जो चेंजेस आए उसमें ये बोला गया गवर्नमेंट ने कि जो भी सब्सक्राइबर है, यानी कि जिसने भी इस स्कीम को सब्सक्राइब किया था, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसका जो भी स्पाउस होगा उसके पास ऑप्शन रहेगा। पहले क्या होता था कि उसको उसके जो भी अगर सब्सक्राइबर है उसके स्पाउस, अगर उस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती थी तो जितना भी अमाउंट होता था रिमेनिंग उसके जो स्पाउस होता था उसको दे दिया जाता था। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अब ये है कि अगर जो सब्सक्राइबर है वो 60 साल से पहले मर जाता है, यानी कि अगर वो 40 साल का ही मर गया तो अभी 20 साल उसके पास और बचे हैं, तो फिर उसका जो स्पाउस होगा वो चाहे तो 60 साल तक, यानी कि रिमेनिंग 20 ईयर्स तक इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकता है। और उसके बाद जब 20 साल और हो जाएंगे, टोटल 60 ईयर्स हो जाएंगे, तब जितना भी अमाउंट होगा उसके स्पाउस को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर सब्सक्राइबर और स्पाउस की इस बीच में दोनों की अगर डेथ हो जाती है तो सब्सक्राइबर ने अपना जो भी नॉमिनी चूज किया होगा उस नॉमिनी को उस पेंशन का जितना भी वेल्थ है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर जब सब्सक्राइबर के 60 साल हो जाते हैं, जितने भी उससे 60 साल में जितने भी वेल्थ एक्यूमुलेट करी होगी वो सारा उसके नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने 3 एम्बिशियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इंप्लीमेंट करी थी टू द इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर्स, जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भी हमने डिस्कस कर ली है, बाकी की 2 देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये 1 साल की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। 1 साल की इसलिए क्योंकि इसको हर 1 साल रिन्यू किया जाता है। इसके अंदर कितना कवरेज प्रोवाइड किया जाता है इंश्योरेंस का, 2 लाख रुपए का दिया जाता है फॉर डेथ। अगर डेथ होती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो इसके अंदर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाता है। और 18 से 50 साल के जो लोग हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई है, वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइफ कवर अप टू 55 ईयर्स ऑफ एज, एंड ऐसे लोग जिनका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो अपना कंसेंट देना चाहिए कि उनके बैंक अकाउंट से ही डायरेक्ट इस स्कीम के पैसे डिडक्ट हो जाए, यानी कि ऑटो डेबिट, कि उनको जाके कहीं पे पैसे सबमिट नहीं करने। उनके बैंक अकाउंट जो सेविंग अकाउंट होगा उसमें जो भी पैसे होंगे और इसमें जितना भी उनको इस स्कीम के तहत उनको जितना भी अमाउंट देना होगा वो ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। देन वी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 1 ईयर पर्सनल, ये देखिए ये डेथ है ड्यू टू एनी रीज़न, बट ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। तो ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है और ये 1 ईयर के बेसिस में, क्योंकि इसको भी हर साल रिन्यू किया जाता है, और ये कवर करती है कि एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है तो इसमें आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 18 से 70 साल के लोग इसमें इंक्लूडेड है। इसमें 18 to 50 ईयर्स था, इसमें 18 to 70 ईयर्स है, जिनके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम वो परमिशन दें कि उनका जो भी पैसा है इस स्कीम के लिए वो ऑटो डेबिट हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना आप सभी को पता है, काफ़ी फेमस स्कीम है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा डेप्थ में पेनिट्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम की 2014 में शुरुआत करी थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा यूनिवर्सल हो जाएं, यानी कि ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएं। हर एक जगह, हर एक हाउस में, हर एक हाउस होल्ड में एटलीस्ट एक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हर एक हाउस होल्ड में क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम हमारी रहेगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम की शुरुआत करी थी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खोले थे लोगों के, जिसके तहत गवर्नमेंट ने सबको रुपए डेबिट कार्ड भी दिया था और उसके साथ 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया था। हालांकि इंश्योरेंस को बढ़ा दिया गया है, बट जब ये शुरुआत हुआ था तब इसको 1 लाख का यहाँ पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया गया था। पेंशन रिफॉर्म्स अगर हम देखें तो इंडिया में नेशनल पेंशन सिस्टम है। विद अ व्यू टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिटायरमेंट इनकम नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत हुई। तो रिटायरमेंट के बाद लोगों के पास एडिक्वेट इनकम रहे, इस वजह से इसकी शुरुआत हुई थी।
ये जितने भी गवर्नमेंट के नए रिक्रूट्स हैं, यानी कि अब जितने भी नए लोग रिक्रूट हो रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बट अदर देन आर्म सर्विसेज अदर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए मैंडेटरी है कि वो इसको सब्सक्राइब करेंगे। 2004 1 जनवरी के बाद ये कंपल्शन हो गया है, और 2009 1 मई के बाद ये सारे सिटीजन्स, पहले तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए केवल था, लेकिन इसको 2009 में सारे सिटीजन्स के लिए वॉलंटरी बेसिस में रोल आउट कर दिया गया है। तो डिफरेंस ये समझना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सेप्ट आर्म फोर्सेज ये कंपलसरी मैंडेटरी है, और नॉर्मल सिटीजन्स के लिए इसको सब्सक्राइब करना वॉलंटरी है। वो चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो ना कर सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पेंशन सेक्टर को ओवरसी करती है। देश स्वावलंबन स्कीम, इसकी शुरुआत 2010 में गवर्नमेंट ने करी थी। ये बेसिकली उन वर्कर्स के लिए है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करते हैं, और इनके थ्रू गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू इन वर्कर्स को प्रमोट करती है कि वो अपने वॉलंटरली अपने ओल्ड एज के लिए सेविंग्स रखें। एंड ये जो स्कीम है, ये जो पेंशन स्कीम है, ये काइंड ऑफ को कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। को कॉन्ट्रीब्यूटरी किस सेंस में, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा जो है वो वर्कर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और रिमेनिंग कुछ हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करती है। तो एनपीएस में हर एक अकाउंट में, जिसका सेविंग अकाउंट में हर साल यानी कि पर एनम 1,000 से 12,000 तक के रुपए होते हैं, इतने पैसे होते हैं, उस अकाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल 1,000 पैसा कंट्रीब्यूट करती है अपने पार्ट में। तो इस तरह से क्या होता है, हर एक साल जो गवर्नमेंट हज़ार रुपए कंट्रीब्यूट करती है और कुछ पैसे वर्कर्स भी सेव करते रहते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अश्योरेंस हो जाता है कि अपने रिटायरमेंट के बाद उनके पास एक पर्टिकुलर इनकम हमेशा रहेगी फॉर देयर ओल्ड एज सर्वाइवल। रूरल हाउसिंग फंड की शुरुआत 2008-9 के बीच में हुई थी, ताकि जो रूरल एरियाज़ में टारगेटेड ग्रुप्स हैं उनको हाउसिंग के लिए इजीली फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया जाए एट अ कंपैटिटिव रेट्स, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस इतना इजीली नहीं होता है मिलना। तो इस वजह से इसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए, इसीलिए इस फंड की शुरुआत करी गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके थ्रू गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू जनरेट इनकम जो स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्राइजेज हैं उसको प्रमोट करने के लिए, और एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आए, अपने बिजनेस एक्सपैंड करें और इस तरह से उनकी इनकम जनरेट करें। स्कीम की शुरुआत हुई थी। इसके तहत जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अप टू 10 लाख का लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस यानी कि लोन प्रोवाइड किया जाता है, अप टू 10 lakhs। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो बेसिकली हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, वो ट्रीटेड होती है एज अ नेशनल वेल्थ। बोला जाता है वो नेशनल हमारी नेशन की वेल्थ है, एंड इस वजह से उसका जो ओनरशिप राइट है वो हमेशा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या होती है कि कभी कभी गवर्नमेंट के पास कुछ फाइनेंसिस रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, शॉर्टफॉल हो जाता है, जिसको मीट करने के लिए जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट ऐसे अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का डिसइन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि अपने कुछ शेयर्स को बेचती है, जिसके थ्रू वो पैसे अर्न करती है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को कवर अप करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2 वे में करती है। एक तो माइनॉरिटी स्टेक सेल के थ्रू करती है, यानी कि गवर्नमेंट इसके थ्रू क्या करती है कि अपने कुछ शेयर्स बेच देती है, माइनॉरिटी शेयर्स बेच देती है और मेजॉरिटी परसेंटेज अपने पास रखती है, यानी कि 51% अपने पास रखती है और मेजॉरिटी बेच देती है। तो क्या होता है कि जब जिसके पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग हो राइट्स होती हैं उसी के पास मैनेजमेंट का भी कंट्रोल होता है उस कंपनी का। तो इस वजह से जब गवर्नमेंट माइनॉरिटी स्टेक सेल करती है तो यानी कि उस समय जो गवर्नमेंट है वो अपने पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रखेगी, यानी कि 50% तो एटलीस्ट रखेगी एंड साथ ही साथ इसके थ्रू अपना मैनेजमेंट कंट्रोल भी अपने हाथ में रखेगी। दूसरी होती है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो गवर्नमेंट होती है या तो वो अपनी काइंड ऑफ पूरा 100% सेल कर देती है या तो मोर देन 51% कर देती है। तो अगर मोर देन 50% अगर सेल कर दिया है तो यानी कि उसका जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी चला जाएगा। तो ये 2 टाइप की हमारे यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। मूविंग ऑन टू नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में करी थी, जिसके अंदर जितना भी पैसा है वो कहाँ से आता है, तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को
इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है वो सारा पैसा कहाँ चैनलाइज किया जाता है, वो सारा पैसा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर डाला जाता है और यहाँ से फिर पैसा अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। डीमोनेटाइजेशन ऑफ बैंक नोट्स, आप सभी को पता है 2016 18 नवंबर को गवर्नमेंट ने 500 के और 1000 के जो बैंक नोट्स थे वो जो लीगल टेंडर्स होते हैं, यानी कि लीगल टेंडर्स क्या होते हैं कि दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये जो सीरीज़ के नोट्स थे इसको बैन कर दिया था कि इसको देवर नो लॉन्गर लीगल टेंडर्स आफ्टर 8 नवंबर 2016। एंड वहाँ से उसके बाद नई सीरीज़ आई थी, आप सभी को पता है 2000 की नई सीरीज़ और 500 के नई बैंक की सीरीज़ आई थी। बेसिकली गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, तो गवर्नमेंट ने कुछ सेट ऑफ रीजंस दिए थे। गवर्नमेंट ने बोला कि जो हमारी फेक करेंसी जो बन के आ रही हैं तो वो काउंटरफीट करेंसीज़ को हमें अपने इकोनॉमी के सर्कुलेशन से हटाना है। इस तरह से हमारे जो फंडिंग होता है टेररिज्म को हम वो कम कर सकते हैं और ब्लैक मनी जो हमारी सर्कुलेट हो रही है हमारी कंट्री में हम उसको कम करेंगे। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने एग्जांपल्स हमारे दिए थे, कुछ रीजंस दिए थे जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हमें ये डिमोनेटाइजेशन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनेंस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कोई भी अगर आज के टॉपिक में डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।